नमस्कार। एसवी एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज अपने क्लास 10th में साइंस का लेसन नंबर 5 जिसका पार्ट 3 पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में अपने इसके पार्ट 2 में अमल क्षार है, इसकी विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा कौन कौन सी संकल्पनाएं दी थी, तो उसमें अपने आर्नियस की संकल्पना में के बारे में पढ़ा कि अमल और क्षार किसे कहते हैं। उसके बाद में अपने ब्रांस्टेड-लोरी संकल्पना के बारे में पढ़ा। आज अपने इस वीडियो में अमल क्षार की लुईस संकल्पना क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर अम्ल है और क्षार ये धातुओं से कैसे अभिक्रिया करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अम्ल और क्षार की लुईस संकल्पना क्या है। तो लुईस ने किस आधार पर अम्लों व क्षारों की परिभाषा दी। लुईस ने इलेक्ट्रॉन के आधार पर अम्ल व क्षार की परिभाषा दी, यानी जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं वे क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। तो इन्होंने इलेक्ट्रॉन के आधार पर परिभाषा दी अम्ल व क्षार की। अम्ल क्या होते हैं, जो तत्व या जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं उन्हें अम्ल कहते हैं। जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं उन्हें अम्ल कहते हैं। और जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, यानी यहाँ पर जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन युग्म नोट करना कि जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन युग्म मतलब दो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं वे अम्ल कहलाते हैं। और क्षार जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन युग्म त्यागते हैं, जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन युग्म त्यागते हैं उन्हें क्षार कहते हैं, उन्हें क्षार कहते हैं। अब अम्ल व क्षार कौन कौन से हैं, तो जैसे अम्ल और क्षार इसमें अपने एक एग्जांपल करेंगे। यहाँ पर BF3 है, तो BF3 है, जब ये NH3 से अभिक्रिया करता है तो इसमें ये क्या बनाता है, यहाँ NH3 और यहाँ पर BF3 है, इसको NH3 अपना इलेक्ट्रॉन युग्म देता है। तो वो कैसे देता है, क्योंकि आपने यहाँ पर बोरोन है, बोरोन का परमाणु क्रमांक 5 होता है, इसके अंतिम कोश में कितने 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसे अपना अष्टक पूरा करने के लिए यहाँ पर कितने 5 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। तो ये क्या करता है, 5 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है तो उसमें 3 इसे फ्लोरीन से मिल जाते हैं। 2 इलेक्ट्रॉनों की जो कमी रहती है वो ये किससे, वो इलेक्ट्रॉन युग्म ये अमोनिया से ग्रहण करता है। जैसे बोरोन है, इसके अंतिम कोश में कितने 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये 3 फ्लोरीन के साथ में सहयोग करता है और सिंगल बॉन्ड बनाता है। इस तरह से बन जाएगा। अभी भी इसमें अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तब ये क्या करता है, जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका 2-5 होता है, यानी इसके अंतिम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसे अष्टक पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये क्या करता है, अपने जो अंतिम 5 इलेक्ट्रॉन होता है उसमें से 2 हाइड्रोजन के साथ साझा कर लेता है, 2 इलेक्ट्रॉन 2 हाइड्रोजन परमाणु के साथ साझा करता है। सॉरी 2 नहीं, यहाँ 3 हाइड्रोजन परमाणु, क्योंकि NH3 में 3 हाइड्रोजन होते हैं। तो अब इसके पास में जो 2 इलेक्ट्रॉन बचते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन युग्म जो बचा है, ये क्या करता है, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, यानी इसका अष्टक पूरा है। अगर ये किसी के साथ में साझा करेगा तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाएगी। तो ऐसा नहीं करना है, इसे क्या अपना सिर्फ अष्टक पूरा रखना है। इसलिए ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन किसी अन्य यौगिक को देकर
में उपसहसंयोजक बंध से जुड़ जाता है, मतलब उसके साथ साझा नहीं करता है, लेकिन उसको 2 इलेक्ट्रॉन देता है, त्यागता भी नहीं है, ये सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन देता है, जिसमें क्या ये इसके पास कमी होती है, ये पूरे हो जाते हैं और इसके पास जो इलेक्ट्रॉन संतुलित रहते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर इसके साथ क्लोरीन के 3 परमाणु जुड़े रहते हैं और यहाँ नाइट्रोजन के साथ में 3 हाइड्रोजन जुड़े रहते हैं। अब इस नाइट्रोजन के पास में 2 बचे हुए जो इलेक्ट्रॉन थे वो क्या करता है, ये बोरोन को दे देता है। तो बोरोन के गिनने पर भी 8 परमाणु बनेंगे और इसके भी कितने 8 ही रहेंगे, यानी ये आपस में उपसहसंयोजक बंध बना लेते हैं। तो उपसहसंयोजक बंध किसे कहते हैं, जो अपना इलेक्ट्रॉन युग्म दूसरे परमाणु को त्याग कर उसका अष्टक पूरा करता है, यानी त्यागता नहीं है, ना ही साझा करता है, लेकिन उसके साथ में जुड़ जाता है 2 इलेक्ट्रॉन उसके साथ में उपसहसंयोजक बंध द्वारा। तो इसमें जिसने इलेक्ट्रॉन युग्म त्यागा है वो कौन सा, त्यागने वाला क्षार कहलाता है, और जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हुए अम्ल। अब यहाँ पर BF3 ने इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण किया तो ये लुईस अम्ल कहलाएगा, और NH3 ने इलेक्ट्रॉन युग्म को त्यागा तो ये क्या कहलाता है, लुईस क्षार कहलाते हैं। तो ये लुईस और अम्ल और लुईस क्षार है। अब अपने यहाँ पर कुछ उदाहरण लुईस अम्ल और लुईस क्षार के नोट करेंगे। तो लुईस अम्ल के लुईस अम्ल में है BF3 AlCl3, BF3 AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड, Mg+2 सोडियम, Mg+2 सोडियम, ये कौन से लुईस अम्ल हैं। और लुईस क्षार कौन से होते हैं, लुईस क्षार में आता है जल, अमोनिया, हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन, क्योंकि इनके पास में 2 इलेक्ट्रॉन युग्म है तो ये 2 को त्याग सकते हैं। अमोनिया के पास में क्या 1 इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन युग्म दाता होता है। हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन, तो ये सारे लुईस क्षार के उदाहरण हैं। तो ये लुईस की संकल्पना के अनुसार अम्ल क्षार की परिभाषा और उनके कुछ उदाहरण हैं। इसके बाद में है अम्लों व क्षारों के सामान्य गुण, मतलब ये धातुओं से कैसे विक्रिया करते हैं, क्या कुछ बनाते हैं। धातुओं से क्रिया करके अम्लों व क्षारों के सामान्य गुण, तो इसमें फर्स्ट नोट करना है, जैसे अपने अम्ल है वो क्या करते हैं, नीले लिटमस पत्र को लाल करते हैं, और क्षार क्या करते हैं, लाल लिटमस पत्र को नीला करते हैं। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं तथा क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। इसके बाद में सेकंड है
धातु के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं। अम्ल धातु के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं, H2 गैस देते हैं। अब इसमें अम्ल और धातु है, ये कैसे बिखरे सकते हैं? अम्ल प्लस धातु ये क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। तो लवण और हाइड्रोजन गैस क्या बनेगी? लवण प्लस H2। अब इसमें अम्ल जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल है, धातु यहाँ पर जिंक है, जब ये दोनों विक्रिया करती है तो यहाँ जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बनती है, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। और इसी कारण जो खट्टे पदार्थ होते हैं, यानी हम कहते हैं धातुओं के बर्तन में नहीं रखा जाता। क्षार क्या करते हैं? क्षार होते हैं ये भी क्या? धातुओं से क्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। क्षार भी धातुओं से क्रिया करके H2 गैस बनाते हैं। क्षार जैसे यहाँ पे NaOH, जब इसके विक्रिया जिंक से करवाते हैं तो यहाँ सोडियम जिंकेट बनता है। सोडियम जिंकेट Na2O Na2ZnO प्लस H2। तो ये क्षारों में अम्लों की धातुओं से अभिक्रिया इस तरह से होती है। अब इसमें अगला गुण है अम्ल है, ये धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल देते हैं। अगला गुण क्या लिखना है? अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ विक्रिया करके लवण और जल देते हैं। अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया करके लवण व जल बनाते हैं। अब धातु ऑक्साइड किसे कहते हैं? जिसमें ऑक्सीजन और धातु जुड़ी हो उसे धातु ऑक्साइड कहते हैं। जैसे यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड हो गया, Na2O हो गया, MgO, ये सारे धातु ऑक्साइड होते हैं। अब इनमें से अपनी एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कॉपर ऑक्साइड है, जब इसकी अम्ल से विक्रिया करवाते हैं 2HCl अम्ल से विक्रिया करवाते हैं तो यहाँ पर कॉपर क्लोराइड और जल का निर्माण होता है। उसी तरह से और धातु ऑक्साइड होते हैं, इनकी प्रकृति क्या होती है? धातु ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। धातु ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। इसके बाद में है पांचवा गुण अधातु ऑक्साइड। अधातु ऑक्साइड जिसमें धातु
अधातु के साथ में ऑक्सीजन जुड़ा हुआ अधातु ऑक्साइड कहलाते हैं। अधातु ऑक्साइड क्षारों के साथ अभिक्रिया करके लवण व जल बनाते हैं। लवण व जैसे कार्बन डाइऑक्साइड ये अधातु है और इसमें ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, फिर प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्षार है। लवण और इसमें जल बनेगा तो कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O। और अम्लों में क्षारों के जलीय विलयन क्या होते हैं? विद्युत के सुचालक होते हैं। अम्ल व क्षार के जलीय विलयन विद्युत के सुचालक होते हैं। तो ये अम्लों व क्षारों के सामान्य गुण थे। आज अपने इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में अपने अम्लों व क्षारों के दैनिक जीवन में क्या उपयोग है